जर्मनी में आज हमारा फोकस है लिक्विड फंड्स पे। हम आपको बताएंगे कि जिसे आप इमरजेंसी फंड के तौर पर अब तक ट्रीट करते आए हैं, सेबी बहुत जल्द इसको लेके अपने नियम बदलने वाला है। अब ऐसे में आपको क्या अपने सेविंग्स अकाउंट की बजाय लिक्विड फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, जो कि अब तक रणनीति आप अपनाते आए थे। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग के तमाम पहलुओं पर भी आपको हम सलाह देंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज के शो की हाइलाइट्स के साथ। लिक्विड फंड के लिए सेबी बदल सकता है नियम, क्या अब लिक्विड फंड में बढ़ेगा रिस्क? अपने लिए इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं, कहां करें निवेश, बताएगा आपको जर्मनी। और आप हमें टीवी पर देख रहे हो या फेसबुक पर लाइव, अपने सवाल हमें भेजिए कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ शो में शामिल हैं आनंद राठी, वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे लिक्विड फंड्स के नियमों के साथ, जो कि सेबी हो सकता है इसे बहुत जल्द बदल दे। इसमें और पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है निवेशकों के लिए। खासतौर से हमने पिछले दफे डिफॉल्ट्स के चलते जो डेट फंड्स पे असर पड़ते हुए देखा, और उसमें भी लिक्विड फंड पे खासतौर से असर पड़ते हुए देखा, उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़े से नियम में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपका रिटर्न सुरक्षित रहे निवेशकों का, और साथ ही जो एक सेफ्टी नेट का कॉम्प्रोमाइज हो जाने की बात यहाँ पर की जा रही है बार बार, उस पर भी रोक लग सके। किस तरह के नियम सेबी लागू कर सकता है लिक्विड फंड्स के लिए, फिरोज? देखिए, लिक्विड फंड्स को बहुत एक लिक्विड इंस्ट्रूमेंट जैसे नाम दर्शाता है वैसे प्रयोग किया जाता है। आप जैसे कह रही हैं कि कंटिजेंसी फंड के लिए हम अपने पैसे लिक्विड फंड में लगाते हैं, तो पॉइंट 1 ये है, जो रेगुलेटरी चेंजेस आ रही हैं उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट 2 ये है कि जो नियम पहला वाला बदलेगा, वो जब पोर्टफोलियो होता है एक म्यूचुअल फंड के पास, लिक्विड फंड का पोर्टफोलियो होता है, तो उसमें कई सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बन के मिल के पोर्टफोलियो बनता है। उसकी जो वैल्यूएशन की जो मेथड है वो मेथड में तब्दीली आएगी। वैल्यूएशन क्या होता है कि जिसको कहते हैं मार्क टू मार्केट, मतलब हर दिन उसकी मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करके एनएवी में शामिल करने को मार्क टू मार्केट कहते हैं। तो ये पहले ये नियम था कि 60 दिन के नीचे वाले जो बॉन्ड्स हैं जिसकी मैच्योरिटी 60 दिन के अंदर हो, उसकी मार्क टू मार्केट की जरूरत नहीं होती थी। अब आगे चलते हुए ये देखा जाएगा कि जो 60 दिन के छोटे भी बॉन्ड्स हैं, जो 40 दिन के बॉन्ड हैं, 50 दिन के बॉन्ड हैं, उनकी भी मार्केट वैल्यू ली जाएगी, ना कि फेस वैल्यू। एक बॉन्ड का अगर 100 रुपए का फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 99 रुपए है या 101 रुपया है, तो वो जो 99 रुपए आप यूज करेंगे या फिर 101 यूज करेंगे, फेस वैल्यू यूज नहीं होगी। इस कॉन्सेप्ट को मार्क टू मार्केट कहते हैं। एग्जेम्पशन थी कि छोटे अवधि के बॉन्ड्स को आप मार्क टू मार्केट ना करें, फेस वैल्यू पे लें। अब वो बदल के मार्क टू मार्केट हो जाएगा। ये तो हमने समझ लिया कि चेंज क्या होगा, इससे इंपैक्ट क्या होगी कि लिक्विड फंड की एनएवी में जो बदलाव आते हैं, डेली मूवमेंट्स आते हैं, उसमें थोड़ी सी ज्यादा मूवमेंट्स की गुंजाइश है, क्योंकि काफी सारे बॉन्ड्स अब मार्क टू मार्केट होने लगेंगे। तो अब इसका मतलब ये है एक निवेशक के लिए कि आप जो लिक्विड फंड में निवेश करते आए हैं उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम अक्सर लिक्विड फंड को इमरजेंसी फंड की तरह ट्रीट करते हैं, जहां पर आपकी 6-8 महीने की सैलरी हो गई या खर्चा हो गया, ये हम कहते हैं कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से मार्क टू मार्केट हो जाएगा, उससे इसको रेट कर दिया जाएगा, तो आपकी एनएवी में उतार चढ़ाव होगा। और साथ ही लॉक इन लगाने की भी बात यहाँ पर आ रही है कि हो सकता है ऐसा भी कोई नियम लागू कर दिया जाए। अब ऐसे में एक निवेशक क्या करे? नियम पर स्पष्टीकरण तो अभी तक आया नहीं है और कोई ऐलान अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि इसी तरह के नियमों को लागू किया जाएगा। तो एक निवेशक अब एक लिक्विड फंड को कैसे देखे, फिरोज? लिक्विड फंड को देखते वक्त आपको ये देखना है कि पहले लिक्विड फंड 4 दिन के इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते थे लोग। जो कॉर्पोरेट्स करते हैं और फ्राइडे को लगाते हैं, ट्यूसडे को पैसा अपना वापस ले लेते हैं। अब आपको लिक्विड फंड्स को ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स मानना है कि एटलीस्ट 3 महीने की जो अवधि हो आपकी निवेश करने की, तो उससे नीचे की अवधि का आपको लिक्विड फंड इन्वेस्ट नहीं करना है। सेविंग्स अकाउंट में ही पड़े रहें तो पैसे ज्यादा सुरक्षित होंगे। अगर 3 महीने से ज्यादा की अवधि है तो मेरे हिसाब से लिक्विड फंड्स रिमेन एज अट्रैक्टिव एज दे वर। पॉइंट 2, ये मार्क टू मार्केट से रिटर्न बढ़ने की भी संभावना है। रिस्क तो बढ़ता है, रिटर्न भी बढ़ने की संभावना है। जब ब्याज दरें घटती हैं, जैसे अब इन्फ्लेशन जो घट के
जब 10% हुआ करता था, आज 2% तक CPI आ चुका है, तो ब्याज दरें घटने की गुंजाइश है। RBI घटाएगी तो उसमें जो मार्क टू मार्केट का जो बेनिफिट होता है वो NAV में अब पास ऑन होने की उम्मीद है। सो रिटर्न भी बढ़ने की उम्मीद है, बिकॉज मार्क टू मार्केट इन द फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिचुएशन बेनिफिशियल भी हो सकता है, और जब ब्याज दरें ऊपर जाएं तो मार्क टू मार्केट की वजह से रिटर्न घट भी सकती है। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज, अगर 3 महीने की अवधि ना हो तो आप उसमें बेशक आप सेविंग अकाउंट में रहें। अगर 3 महीने से ज़्यादा की अवधि हो तो लिक्विड फंड्स का बिल्कुल अभी भी प्रयोग कर सकते हैं। नए नियम आएंगे तो देखी जाएगी, बट आई थिंक इवन आफ्टर द न्यू रूल्स इट विल स्टिल बी लुक्रेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट्स ग्रेटर देन 3 months। ऑलराइट, अब ऐसे में क्या मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स या मनी मार्केट फंड्स को भी कंसिडर कर सकती हूँ? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स लिक्विड फंड से थोड़े अधिक रिस्क पे थे, ओके, राइट। उनमें मार्क टू मार्केट की कॉन्सेप्ट थी, तो 80% मार्क टू मार्केट हो ही रहा था, राइट। 15-20% पोर्टफोलियो जो है वो मार्क टू मार्केट नहीं हो रहा था, तो अब पूरा 100% होगा। तो उनमें जो बदलाव आएगा, उनमें रिस्क रिटर्न की जो प्रोफाइल चेंज होगी, उसमें थोड़ी कम चेंजेस आएंगी। सो उसको भी आप फिर भी कंसिडर कर सकते हैं। रिटेल निवेशक के लिए सिर्फ कंटिजेंसी फंड के लिए ये प्रयोग होता है। तो जैसे आपने कहा, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, मनी मार्केट फंड्स आर ऑल्सो टू बी यूज्ड फॉर 3 months प्लस ओनली। ऑलराइट, और ऐसे में जो लिक्विड फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पे उनका नाम और 1 साल का रिटर्न भी हम फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन अब जो नियम आ जाएंगे उसमें अगर लॉक इन आ जाता है तो अक्सर जो हम STP की रणनीति अपनाते हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि आप डाल दीजिए अपना लमसम लिक्विड फंड में और उसके बाद आप करते रहिए STP, ये कैसे होगा फिर? आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ज्यादातर रिटेल निवेशक लिक्विड फंड का प्रयोग कम ही करते हैं, खाली सिर्फ कंटिजेंसी फंड के लिए करते हैं। बट दूसरा एक प्रयोग ये है कि आप लिक्विड फंड में डालें और धीमे धीमे अपने पैसे को, जैसे वॉलेटिलिटी, इलेक्शन आ रही है तो आप धीमे धीमे करके सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करके म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। तो वैसे में डेफिनेटली आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स अभी नहीं लेने चाहिए और लिक्विड फंड्स में ही रहना चाहिए। और पहले 1-2 महीने तक, लेकिन अगर लॉक इन कोई आ गया तो फिर फिरोज हम फंस जाएंगे। देखिए क्या है कि लॉक इन जब होगा तो उसमें मेरे हिसाब से 3 month से ज्यादा का एग्जिट लोड नहीं होगा। ओके, आज एग्जिट लोड के बगैर के लिक्विड फंड्स हैं। आज आपने डाला, 2 दिन बाद निकाल लिया तो भी एग्जिट लोड नहीं है। तो ये बड़ी कठिन चीज है। फंड मैनेजर को पैसे मिले और 2 दिन में वापस चले जाएं तो फंड मैनेजर क्या मैनेज करेगा, क्या रणनीति बनाएगा? तो ताकि ये लिक्विड फंड्स के जो एसेट्स हैं वो स्टेबल बन जाएं, ये नए नियम से एक लिक्विड फंड मैनेजर की जो लाइफ है मैनेजमेंट की तरफ काफी सरल हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर लिक्विड फंड में जो नियमों में बदलाव हो सकते हैं उस पर हमने चर्चा कर दी है। साथ ही क्योंकि अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है नियमों को लेकर, तो जो जो बदलाव किए जा सकते हैं उन्हीं पर हमने चर्चा की है। एक बार नियम लागू हो जाए, ऐलान हो जाए उनका, उसी के मुताबिक आप अपनी रणनीति जो है बदलेंगे लिक्विड फंड को लेकर। लेकिन उसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आप हमें टीवी पर लाइव देख रहे हो इस वक्त या फेसबुक पर, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने सवाल हमें भेजिए। और फिलहाल तो हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आज बहुत सारे महिला दर्शकों ने, महिला निवेशकों ने अपने सवाल हमें भेजे हैं, एक करके उन्हीं का जवाब देंगे। लेकिन अगर आप भी एक महिला दर्शक हैं, निवेशक हैं, रणनीति चाहती हैं योर मनी से, तो बिल्कुल भी देर ना लगाएं, अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए। अभी के अभी आपके सवाल को हम शो पे शामिल करेंगे। चलिए, अब योर मनी में हम लेते हैं दर्शकों के सवाल, और महिला निवेशक और दर्शक अपने सवाल आज हमें भेज रहे हैं, उन्हीं के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। पटना से शगुफ्ता शमीम फोन लाइन पर है। नमस्कार शगुफ्ता, कैसी हैं आप? जी मैम, मैं ठीक हूँ। मैम, मेरा सवाल ये था कि एक्चुअली मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है जी, तो मैम मुझे ये पूछना था कि मेरा जो पोर्टफोलियो है कि मतलब कि जैसे कि इसमें कुछ मुझे ऐड करना है या फिर मैं इसमें से कुछ स्विच कर दूँ दूसरे फंड में, क्योंकि मुझे 15 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए था। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप कितने साल से निवेश कर रही हैं? मैम, मैंने इन्वेस्टमेंट 2017 से स्टार्ट किया है। ऑलराइट, और आपने ये किसी आर्थिक सलाहकार की मदद से फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं? हाँ जी मैम, मैंने एक मेरे हैं वो, उनसे मैंने सलाह करके लिया है, और कुछ मैं डीमैट अकाउंट से अपना खुद से, मतलब आप लोगों का न्यूज़ चैनल देख के जो फंड आप लोग रिकमेंड करते हैं तो उसमें मैं कभी जाती हूँ, उसमें से मैं देख करके अपना फंड चूज करती हूँ। ऑलराइट, इसके अलावा कहीं और निवेश है आपका? हाँ मैम, मैंने डीमैट अकाउंट से लिया हुआ है मैंने अपना जो है 50,000। लेकिन इन फंड्स के अलावा आपके पास फिक्स डिपॉजिट है या आपने किसी डेट फंड को भी शामिल किया है पोर्टफोलियो में? डेट फंड तो मेरे पास नहीं है मैम। ठीक है, ठीक है, चलिए,
ऑलराइट, तो फिरोज यही फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं और जो मैं देख सकती हूँ लगभग 7 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। इन्होंने आर्थिक सलाहकार की मदद से ये पोर्टफोलियो बनाया है। कह रही हैं 1 करोड़ रुपए 15 साल में, इस निवेश से क्या पूरे होंगे? नहीं, एक्चुअली शी विल फॉल शॉर्ट। अभी इनके पास 74,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट है, 9,500 की मंथली एसआईपी कर रही है। तो इस पे अगर आप मॉडरेट रिटर्न की उम्मीद करें 13 से 14%, तो ये आप शगुफ्ता जी आप 60 लाख पे पहुंच सकती हैं। बट आपको अगर 1 करोड़ का टारगेट मान के चलना है तो आपको जो एसआईपी की अमाउंट है उसको धीमे धीमे थोड़ी बढ़ानी है, जैसे आपकी आय बढ़े प्लीज उसको इंक्रीज कीजिए ताकि आपका टारगेट मीट हो पाए। या फिर ये 15 साल में ना होके आपको 18 साल में जरूर ये 18 to 18.5 ईयर्स में आपको 1 करोड़ पहुंचा सकता है। या तो फिर आप अपनी अवधि बढ़ा दें या तो फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने की अगर गुंजाइश हो तो उसको बढ़ाएं। सो दैट्स द पॉइंट फ्रॉम अ गोल पर्सपेक्टिव शगुफ्ता। रहा सवाल पोर्टफोलियो का हाँ। राइट कविता जी, जैसे आपने पूछा था कि डेट इन्वेस्टमेंट्स हैं कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पूरे जो फंड्स हैं आपके इक्विटी फंड्स हैं। तो डेट की भी एक अलग अहमियत होती है पोर्टफोलियो में, तो डेट को शामिल करें ताकि एक वॉलेटिलिटी कम हो। रिस्क थोड़ी कम करने के लिए आपको डेट में भी पैसा लगाना पड़ता है और इक्विटी में भी। आपके पास सिर्फ एक बैलेंस्ड फंड है, उस बैलेंस्ड फंड के छोटा सा हिस्सा एक 20,000 रुपए आपका लमसम इन्वेस्टमेंट डेट में है, एंड आई थिंक दैट्स अ स्मॉलर अमाउंट इन डेट देन इट शुड बी। फंड्स देखे जाएं तो फंड में चेंजेस की जरूरत है। एबीएसएल इक्विटी में जो आप इन्वेस्ट कर रही हैं उसमें अभी बनाए रखें, उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी कम हुई है, उसमें नया पैसा ना डालें। सुंदरम रूरल कंजम्पशन को चेंज करें, मिराय एसेट इंडिया इक्विटी फंड लें, सैटेलाइट फंड्स ना लें, जो थीमेटिक हो वो ना लें, कोर फंड्स लें। मेरा एसेट इंडिया इक्विटी एक अच्छा लार्ज कैप स्कीम है शगुफ्ता, प्लीज उसको शामिल करें। एचडीएफसी बैलेंस फंड के बदले एक डेट फंड और इक्विटी फंड से रिप्लेस करें। कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज, रिलायंस क्रेडिट रिस्क फंड, एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड को एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड से रिकमेंड चेंज करने की सलाह दूंगा। और आप आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी को भी आप चेंज करके कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज में कर सकती हैं। SBI ब्लू चिप का परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहा है। इफ यू वांट टू गेट बैक टू अ हाई परफॉर्मेंस फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टिव बेसिस, रिलायंस लार्ज कैप एक अच्छी स्कीम रहेगी जो पहले रिलायंस टॉप 200 कहलाई जाती थी। तो ये चेंजेस करेंगी तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और आपकी जो टारगेट्स की गैप है उसमें मीट करने में आपको ज़रूर मदद करेगा। ऑलराइट, रिलायंस लार्ज कैप फंड में आप निवेश कर सकती हैं और साथ ही अगर हम बाकी फंड्स की बात करें तो कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटी, रिलायंस क्रेडिट रिस्क फंड भी आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। आईसीआईसीआई प्रो वैल्यू डिस्कवरी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, आप मेरे एसेट इंडिया इक्विटी में हालांकि निवेश करें, आपको ये सलाह दी जा रही है। और सुंदरम रूरल एंड कंजम्पशन फंड जो है वो काफ़ी रिस्की है, सेक्टर स्पेसिफिक है, इसीलिए कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में आप निवेश कर सकती हैं। और एबीएसएल इक्विटी में आपको मौजूदा निवेश रखने की सलाह दी जा रही है, लेकिन नया निवेश आप ना करें, आपको ये सलाह दी जा रही है शगुफ्ता। और अपना निवेश बढ़ाएं तब जाके आपका लक्ष्य हासिल हो पाएगा। दर्शक हैं परिधि, इनका सवाल हम लेते हैं। इन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। 30 साल की इनकी उम्र है और गृहिणी है और 2 म्यूचुअल फंड में निवेश इन्होंने शायद करना है और बेसिकली फ्रेशर ही है ये जिस निवेश के लिहाज से, और 10,000 रुपये का निवेश करना चाहती हैं। बच्चों की पढ़ाई का ही लक्ष्य है जिसके लिए इन्हें पैसे इकट्ठा करने हैं। परिधि जी, अगर आप हमें सुन सकती हैं तो कितनी अवधि आप देना चाहती हैं इस निवेश को, वो हम नहीं जान पाए हैं अभी भी, लेकिन फिर भी वेल्थ क्रिएशन और बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्हें पैसे जोड़ने हैं। फिरोज, तो क्या रणनीति हो? देखिए, आई थिंक इट्स वेरी गुड दैट एक गृहिणी सवाल पूछ रही हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम सब एक क्यूरियोसिटी से सवाल पूछें ताकि हम भी फाइनेंशियल सर्विसेज, पर्सनल फाइनेंस में हम लर्निंग कर्व में आगे चल सकें। दैट्स वेरी एनकरेजिंग। पॉइंट 2 कि ये 30 इयर्स की हैं, तो मेरे हिसाब से एज इनकी फेवर में है। इसकी ज़्यादा डिटेल्स है नहीं हमारे पास, बट लंबी अवधि अगर माने तो एक किस्म के फंड जो हैं मेरे हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं यंग लोगों के लिए, जिसको कहते हैं फोकस्ड इक्विटी कैटेगरी। ये कैटेगरी अप्रैल 2018 में चालू हुई है, उसमें 14-15 फंड है फोकस्ड इक्विटी जिसमें कम शेयर्स होते हैं, उसमें थोड़ी रिस्क ज़्यादा होती है बट रिटर्न अच्छी खासी आने की उम्मीद होती है। उसमें से एक कैटेगरी में से एक फंड दूंगा मैं, उसको कहते हैं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। इसमें 23 से 24 स्टॉक हैं, आर श्रीनिवासन फंड मैनेजर हैं, रिस्क को अच्छा मैनेज करके रिटर्न अच्छी आने की उम्मीद है। दैट्स पॉइंट 1। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप एक बहुत कॉमनली रिकमेंडेड फंड है,
वो मल्टी कैप है. So these are the two funds she can invest 5,000 rupees and I think पढ़ाई में काम आएगा आगे चल के. और राइट, आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल हम लेंगे सुरभि अग्रवाल का. इनकी उम्र 27 साल की है और इन्होंने LIC कोई पॉलिसी ले रखी है जहां पर ये 12,000 रुपये प्रीमियम पे कर रही हैं. PF में 6 लाख हैं और NPS के तहत HDFC पेंशन प्लान में ये डाल रही हैं हर महीने लगभग 500 रुपये. और इन्हें अब म्यूचुअल फंड की ओर रुख करना है. 15,000 रुपये हर महीना ये निवेश कर सकती हैं. 2 से 3 करोड़ रुपए इन्हें जमा करने, ये इनका लक्ष्य है. 2 से 3 करोड़ में 1 करोड़ का फर्क होता है और उसके लिए आपको निवेश भी बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन चलिए, LIC कौन सी पॉलिसी हम नहीं जानते, तो उस पर आप क्लैरिटी हमें जब दे पाएंगी तभी आपको हम सलाह देंगे सही सी. लेकिन इन्होंने जो है अब 20 से 25 साल का समय दिया है अपने लिए. 15,000 निवेश फिलहाल कर सकती हैं. क्या कहेंगे आप? आई थिंक 15,000 के लिए मैं 3 फंड्स रेकमेंड कर दूंगा. बट अच्छी बात है, अब 27 साल 30 साल से अब 27 साल की सुरभि है और वो भी निवेश करना चाहती हैं. इट्स वेरी गुड टू सी महिला इज इंटरेस्टेड. मिराय एसेट इंडिया इक्विटी फंड, रिलायंस लार्ज कैप, कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज एक अच्छी स्कीम का पोर्टफोलियो बनेगा. सो दीज आर द 3 फंड्स. तो डेट स्कीम्स नहीं रेकमेंड करूंगा क्योंकि 27 साल की उम्र है. पॉइंट 2, अगर आपने LIC की ट्रेडिशनल प्लान ली है तो प्लीज ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्ट ना करें. 2000 ट्रेडिशनल पॉलिसीज की हमने रिटर्न निकाली. 10 साल की अवधि के बाद 5% की रिटर्न आई है, तो अच्छी रिटर्न नहीं होती. सो प्लीज डोंट बाय ट्रेडिशनल प्लान. सिर्फ टर्म प्लान खरीदें. आपकी उम्र में बड़ा सस्ता मिलेगा आपको टर्म कवर, ताकि आपके गोल्स कवर हो सके. कुछ अनहोनी हो जाए तो भी आपके डिपेंडेंट्स को वो पैसे मिल पाए. और राइट, और उस पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा. इसके अलावा भी अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो फिर आप ELSS में भी निवेश कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं सुरभि आपको सलाह समझ में आ गई है और ये फंड्स लेकर अपने निवेश की आप शुरुआत कर सकती हैं. बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज आज शो पर आने के लिए. योर मनी में अगर कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, अगर आप एक महिला दर्शक हैं, निवेश की शुरुआत करना चाहती हैं, हाउसवाइफ हो या कामकाजी महिला हो, अपने सवाल बेझिझक योर मनी को भेजिए. ट्वीट कीजिए @TH पे. ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं. कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा. नमस्कार.